रोल बहुत ही अच्छा है। रोल इस माना करके अच्छा है कि लोग बार बार ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंसी है वो नॉन पॉलिटिकल है। प्रेसिडेंसी नॉन पॉलिटिकल कभी भी नहीं हो सकती। प्रेसिडेंशियल बायस जो है वो न्यूट्रलिटी की तरफ तो जा सकता है, मगर प्रेसिडेंसी इज़ अ पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है ना। ये दूसरी बात है कि जो मैंने हलफ उठाया उसके अंदर ये कि सबको बराबर के तौर पर ट्रीट भी करूँगा, सोचूंगा भी। और जो आइन ख़ास तौर पर फिक्स करता है सदारत की जिम्मेदारियाँ, वो ये कि फेडरेशन को यकजा रखना। फेडरेशन को यकजा रखने का ये मतलब नहीं कि फेडरेशन के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में कोई बगावतें हो रही हैं उनको ठीक रखना, बल्कि फेडरेशन के अंदर अगर कुछ सूबों के दरमियान ये ख्याल पैदा हो कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो उधर तवज्जो देना। सिर्फ यही नहीं कि उनसे कहना कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो रहा है या करना चाहते हैं, बल्कि ये कि वहाँ के जो मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। मतलब ख़ास तौर पर मैं बलूचिस्तान का जिक्र करूँगा। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े क्राइसिस वहाँ पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पानी का क्राइसिस हम सोच नहीं सकते बाकी पाकिस्तान में कि पानी का कितना क्राइसिस है, कि पीने का पानी जो 1000 फुट और 1200 फीट के अंदर जाकर मिले। तो ये मैं एक मिसाल देता हूँ कि सिविलाइजेशंस, दुनिया की तहजीबें जो हैं वो पानी की किल्लत से ख़त्म भी हुई हैं और मूव भी किया है। बिल्कुल है? तो लिहाजा तो इसी माना करके फेडरेटिंग प्रोविंसेस और फेडरेटिंग एरियाज़, फाटा हमारे यहाँ अब ऐड हुआ या हो रहा है, उसका इंतज़ाम हो जाए। वहाँ के लोग कहते थे और कहते हैं कि हुकूक उनको मिलने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, यानी आप ज़रा सा सोचिए कि मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान गया तो वहाँ गवर्नर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने और सारे लेजिस्लेटर्स ने एक ही बात ये कही, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है। इल्हाक ही नहीं बल्कि हमने तो बाकायदा अपना एरिया फिज़िकली आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ मिलाया है, और आप हमें अपना नहीं समझते, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मैं भी ये जानता हूँ कि कुछ इश्यूज़ हैं उनकी फुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा इशू ये है कि कश्मीर का प्रिंसिपल स्टांस जो है हमारा वो थोड़ा सा शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कानूनदान ये कहते हैं, मगर उनकी तकलीफ़ तो है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि फेडरेटिंग एरियाज़, रीजन्स, उनके साथ उनके यहाँ ये देखना कि कोई उनका एहसास महरूमी हो, उसको दूर करना, ये सदर की जिम्मेदारी। प्लस सदर की ये भी जिम्मेदारी है कि ये भी देखें, यानी आइन ये कहता है कि पेंडिंग लेजिस्लेशन जो असेंबली में जाए वो भी सदर के दफ्तर से होती हुई जाए। तो बहुत सारी चीज़ों में कुछ रिटन रोल्स हैं, कुछ अनरिटन रोल्स हैं, और अनरिटन रोल्स के अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपने लिए पकड़ ली हैं। अच्छा, मैं उस पर ज़रूर, बिल्कुल ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और आपका रोल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ा पॉजिटिव इस मामले पे रहा है। लेकिन जो आपने बात की, बात तो मैं शुरू करना चाही थी 100 दिन होने वाले आपकी हुकूमत के, तो लेकिन ये जो बलूचिस्तान पे आपने बात की, क्योंकि आपका ये सदर बनने से पहले भी जो हमने इंटरव्यू किया तो एक ख़ास कंसर्न था इसके ऊपर। वहाँ पे आपने सुना होगा, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, मसलन ये कि NFC अवार्ड के हवाले से आपकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं, BNP मैंगल की तरफ से भी आवाज़ आई है कि बलूचिस्तान को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अभी तो NFC ही नहीं मिल रहा है, और ये एक बहुत ही बड़ा एक एज फेडरेशन के अलामत के तौर पे, नुमाइंदे के तौर पे आप क्या समझते हैं, क्यों उसमें डिले है, क्यों नहीं बर वक्त होगा? मैं समझता हूँ कि NFC अवार्ड तो देना फिर कॉन्स्टिट्यूट होगा कि उसके ऊपर स्टडी करके NFC अवार्ड दिया जाए। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त माशी हालात, जिसके ऊपर आप अभी 100 दिन के सिलसिले में सवाल में आएंगी, माशी हालात जो तंगी पैदा करते हैं, उसमें जब लोग एक ही रोटी के लिए हिस्सा मांग रहे होते हैं तो एक तनाव सा पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये 6 महीने या साल भर की कहानी है, उसके बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। और आप मुझसे ज़रूर सवाल कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तुर्की से होकर आया, पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में गया हूँ, कुछ अल्बानिया के सदर से, मुख्तलिफ सुदूर से भी मुझे मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल पॉइज्ड है, जंपिंग बोर्ड पर खड़ा है। अगर हम खुद अपने आप को नीचे नहीं खींचे तो पाकिस्तान इस वक्त विदिन अ ईयर और टू मैं समझता हूँ कि अपनी तरक्की के ऐसे रास्ते पर गामजन होगा कि ये आपस के तनाव कम होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे। आपने कहा कि दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे आप NFC अवार्ड को। आपके पास एक प्रेसिडेंशियल इख्तियार भी है, सवाबदीदी इख्तियार है कि आप कम भी कर सकते हैं, रकम डिडक्ट भी कर सकते हैं। आप इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं? उसको बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। इस तरह से मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता अपने अख्तियारात, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती हैं एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पर। प्रेसिडेंट का ये जो NFC अवार्ड के
के हवाले से जो बहस होगी उसके अंदर लोगों की, हमारी पार्टी के अंदर ये बात हुआ करती थी कि इसको अच्छी तरह से बैलेंस किया जाए। आपको याद होगा NFC अवार्ड के ये 3 लेवल्स में बताना चाहता हूँ। एक तो NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड के डिटर्मिनेंट्स एक ज़माने में सिर्फ आबादी थी, है। पाकिस्तान ने शायद 18% पाकिस्तान के अंदर अब इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, सड़कों के एतबार से, तालीम के एतबार से कुछ वेटेजेस 18% डाल दिए हैं। 82% अभी भी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एक अच्छा मेयार है, मगर साथ साथ एक जब आप प्रोग्रेस की बात करें ना, तो आप ये देखिए कि एक मिसाल एक्सट्रीम की दे रहा हूँ। एक स्कूल अगर कराची में बनना है तो उसके बनाने के अंदर कोई इशू नहीं होगा, जगह लें और बना दें। एक स्कूल अगर बलूचिस्तान में बनाना है किसी जगह पर, किसी गाँव में, तो 100 मील की तो सड़क है वहाँ जाने के लिए, फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाना, बनाना, तो जो यहाँ पर 1 रुपया खर्च होगा वहाँ पर 50 रुपये खर्च होंगे। तो इस तरह से सिर्फ ये तय कर लेना कि इतने पैसे लगेंगे उन जगहों को देखे बगैर, तो लिहाजा NFC अवार्ड के अंदर वेटेजेस आने चाहिए जो इंडिया की तरह या दूसरे ममालिक की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम का फुकदान, गुर्बत, है ना, हेल्थ, ये सारे इंडिकेटर्स को NFC अवार्ड में मिस्टर प्रेसिडेंट, जो हम बात कर रहे हैं वो ये NFC के, जैसे आपने कहा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जाहिर है कि सब सूबों को अपना इख्तियार चाहिए और वो वफाक देता है, उसके अंदर परसेंटेज के ऊपर भी कमी बेशी जो है वो हो सकती है। ये इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट के पास उसको तफवीज़ किया गया है 18वीं तरमीम में। 18वीं तरमीम के अंदर NFC जो है वो उसके ऊपर भी बड़ी डिबेट हो रही है कि 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट के ऊपर भी बड़ी डिबेट हो रही है। आप क्या समझते हैं कि बहैसियत सदर 18वीं तरमीम जो है उसको करना चाहिए, छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम बड़े कंसेंसस के साथ सूबों ने और फेडरेशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ज़रूर जब वसाइल का तनाव होगा ना तो चैलेंज भी होगा। फेडरेशन महसूस करती है कि उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करने की ज़रूरत है। प्रोविंसेस महसूस करते हैं कि जी ये तो हमें दे दिया गया। मगर हुआ ये था कि जब ये 18वीं तरमीम हुई तो फेडरेशन से कुछ चीज़ें नीचे जिम्मेदारी के तौर पर दी गई। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ों के अंदर सूबों ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, मगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनकी कैपेसिटी अभी कम है। एक दूसरा कंट्रडिक्शन ये है कि इंटरनेशनल माहिदा फेडरेशन करता है। तालीम के लिए अगर माहिदा कर लिया तो तालीम तो नीचे गई हुई है। तो लिहाजा अभी भी मैं समझता हूँ स्टैंडर्ड्स को फेडरेशन मेंटेन करे। मिसाल के तौर पर अगर सारे पाकिस्तान में डॉक्टरों की तालीम होनी है और डॉक्टर प्रोड्यूस होने तो एक स्टैंडर्ड से होना। अच्छा, सारे पाकिस्तान के अंदर तिजारत के एतबार से कोई चीज़ें होंगी तो एक स्टैंडर्ड से होंगी, या फूड के एतबार से होगा, या एग्रीकल्चर के एतबार से होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मीट करेंगे। फिशिंग के एतबार से होगा कि मछली ऐसी चाहिए, इस तरह से पकड़ी जाए तो यूरोप के अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो वो भी फेडरेशन करती है। तो फेडरेशन स्टैंडर्ड्स के एतबार से अपनी तैयारी रखे और प्रोविंसेस वो स्टैंडर्ड्स इम्पोज करें। तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर रद्दोबदल हो सकता है या इसमें तरमीम के चांसेस हैं? जैसे हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर बहुत बहस भी हो रही है, बहुत बात भी हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज खास करके नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में बात सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं भी समझता हूँ कि ऐसी कोई बहस नहीं हो रही कि 18th अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। ये फियर है लोगों का, मगर मैं समझता हूँ कि जो इंडिकेटर्स मुझे आज तक मिले हैं तो मेरी हुकूमत भी इस पर इस 18th अमेंडमेंट के को पीछे हटाने की या इसकी ताकत को कम करने के लिए मेरी हुकूमत के अंदर भी कोई बात नहीं। और अगर आपके पास ये आता है मामला कि आप रकम को कम करें या जो तफवीज़ रकम है या जो हिस्सा बनता है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे? क्योंकि कंसर्न्स बहुत ज़्यादा। हाँ, कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। एक तो आएगा नहीं, मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ, एक तो आएगा नहीं। दूसरे ये कि ये अगर पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट से कोई चीज़ इस माना करके निकलती है तो प्रेसिडेंट अपना रोल यहाँ पर प्ले नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एक्सप्रेस करता है वो विल जो प्राइम मिनिस्टर की है। प्रेसिडेंट के और बहुत सारे रोल हैं, मगर इसके अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट को इंटरफियर करना चाहिए। मगर ये इशू, प्रेसिडेंट का रोल ये ज़रूर है कि ये नौबत ना आए। यानी प्रेसिडेंट का रोल अगेन फेडरेशन के एतबार से तो है ना, डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट का रोल आएगा बिफोर दिस हैपेंस, नॉट आफ्टर इट हैज बीन डिसाइडेड टू डू दैट। तो वो प्रेसिडेंट उस्माना करके नहीं खड़ा हो जाएगा कि मैं जो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहे मैं ये कहूँगा। ये पाकिस्तान का आइन भी ये बात नहीं चाहता। उससे पहले रोल आएगा कि इस चीज़ यहाँ तक नौबत ना आए। सर, आपने अभी 100 डेज की बात की थी और माशी उसके ऊपर भी ना,
जाहिर है इस वक्त पीटीआई को उस बहरान का सामना है जो उसने पैदा नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसे चाहिए। स्टेटमेंट्स और टॉल क्लेम्स बहुत ज़्यादा जमात के रहे हैं जो इस वक्त हुक्मरान जमात है। पैसे कहाँ से लेके आएंगे, एक अवामी रद्दअमल इसके ऊपर है, हालात बहुत सख्त आ रहे हैं। आपके ख्याल में अभी चाइना ने 6 बिलियन दिया है या उसके दौरे के ऊपर भी बात हो रही है कि नाकाम हुआ है, क्या समझते हैं आप, कामयाब हुआ है, नाकाम हुआ है? चाइना का दौरा बहुत कामयाब हुआ और कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, चंद दिनों में आ जाएंगे। एक डेलीगेशन वहाँ मौजूद है, स्टेट बैंक गवर्नर के साथ वहाँ बैठा हुआ है, जिसने नेगोशिएट करना है कि बात करनी है कि कहाँ से आए। अच्छा, आप ये कैफियत देख लीजिए कि ये अभी थ्योरेटिकल बहस है, क्योंकि जो माशी हालात हैं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो नीचे चला गया। कैसे चला गया कि वह डॉलर की जो रुपये की डिप्रिसिएशन हुई उसके जो असरात होंगे वो नीचे पहुंच गए। मगर अब मामला और मगर वो कैफियत की इजहार ये नहीं कर रहा कि 70 दिन पाकिस्तान ये हुकूमत रही है तो डॉलर रुपये जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। ये तो जिस दिन इमरान साहब का इलेक्शन हो रहा था एज अ प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान साहब का, उस दिन भी डॉलर रुपी पैरिटी जो थी वो 128 तक पहुंच गई थी। तो इट इज़ टोटली रिफ्लेक्टिव ऑफ द पास्ट। लिहाजा इस बात से मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। दूसरी बात ये कि जो कर्ज़े हमारे ऊपर बोझ बने हुए थे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कैफियत थी, जो ट्रेड इम्बैलेंस की कैफियत थी, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हमने इनहेरिट किया। अब असल परफॉर्मेंस तो ये होगी कि अगले साल के आखिर तक, यानी अनदर फिस्कल ईयर के आखिर तक पता चलना शुरू हो। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए सऊदी गवर्नमेंट ने, यानी 3 बिलियन डिपॉजिट के तौर पर रखा ताकि आपके पर जो फाइनेंशियल फॉरेन अकाउंट्स का और करेंसी का प्रेशर है, रिजर्व्स का प्रेशर है, वो रुक जाए। फिर उन्होंने $3.2 बिलियन उसके अलावा डेफर्ड पेमेंट फॉर ऑयल किया 2। तीसरे ये कि मेरी सऊदी एम्बेसडर से की कल परसों बात हुई एंड ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उन्होंने कहा कि जी हम रिफाइनरी के इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं और हम रिकोडिक को, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के लिए इनहेरेंट अर्निंग का पोटेंशियल है, उसको हम देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान का एक ताउन शुरू हुआ। अच्छा, इसके अंदर अब 2 चीज़ें देख लिए। एक तो रिफाइनरी इज़ नो एड, इट इज़ एक्चुअल ओपनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से रिकोडिग इज़ नो एड, है ना, हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारे ज़राए और हमारे वसाइल के एतबार से, मिनरल डिपॉजिट्स के एतबार से बहुत बड़ी ओपनिंग है। तो 2 चीज़ें तो बिल्कुल उस एड के माना से निकल जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, 2 चीज़ें रह गई कि उन्होंने पैसा पाकिस्तान के अकाउंट्स में रखा है, वो अकाउंट्स में पैसा उन्हीं का है, मगर वो प्रेशर हटाता है, ठीक है, वो भी निकल गया। फिर जो डेफर्ड पेमेंट है वो भी हमने पेमेंट तो करना ही है, मगर हमें एक आसाइश मिल गई, एक आसानी मिल गई कि हमारे एकदम से वो हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं है कि फ़ौरन इसको हैंडल करो। तो सऊदी अरब का दौरा इस माना के कामयाब हुआ। चाइना जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए और पूरा डेलीगेशन लेकर गए, तो मेरी जितनी भी बात हुई है तो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छा है। और इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी हमारे ऊपर से इमीडिएट जो प्रेशर था पेमेंट्स के वो उतर गया। अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब वो एक जो आप सऊदी अरब की बात कर रहे थे, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है रेकोडिक की भी और जो रिफाइनरी की भी, वो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे है। और ये कंसर्न्स मौजूद हैं कि इस इलाकाई सूरत हाल और टेंशन के अंदर अगर हम सऊदी अरब से वहाँ इन्वेस्टमेंट लेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इन मामलात को भी क्यों नहीं देखा जा रहा, और क्या ये वही शराइत हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को $3 बिलियन मिला? शर्त क्या है? शर्त ये कि हमें इन्वेस्टमेंट करने दो, हम पैसा लगाना चाहते हैं ईरान के बॉर्डर पे। ईरान के बॉर्डर से तो यानी मैं समझता हूँ ऑयल रिफाइनरी तो ग्वादर के पास हो, तो ईरान के बॉर्डर से दूर है फ़िलहाल जो कैफियत है। और जो रिकोडिग है वो भी बॉर्डर पे नहीं है, बाहर सूरत। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। फ़र्ज़ करें अगर पेशावर में कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। तो मेरा ख्याल से ये डिस्कशन में आया ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि अभी मेरी मुलाकात आज ही यमन के एम्बेसडर से हुई, अभी वहीं से मैं उठकर आ रहा हूँ आपके पास, यमन के एम्बेसडर से हुई। और आप ये खूबी देखिए कि मेरी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब सऊदी अरब पहले दौरे पर भी गए थे तब भी उन्होंने ये बात की थी कि यमन के अंदर वी कैन प्ले अ रोल। अभी मेरी बात, और फिर दूसरी मरतबा भी गए तो भी उन्होंने कहा
कि जी यमन के अंदर पीस लाने के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का रोल है, और क्यों है। और अभी यमन के एम्बेसडर से जो मेरी मुलाकात हुई तो मैंने रीटरेट किया, बल्कि मैंने दावत दी सदर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान में, कि इसको इम्पेटस दिया जाए। क्यों? एक कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में जनरेट हुआ है, कराया जा रहा है, जिसके अंदर इस्लामी ममालिक इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। पाकिस्तान जो है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट रोल अख्तियार कर रहा है, और मैं समझता हूँ इस्लामी दुनिया भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर सकती है। पाकिस्तान का ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर रोल बड़ा आसान है और अच्छा बनता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अमन की बात की जाए, और हमारे नेशनल असेंबली में जब मैं था तो हमने जब भी ये कहा था कि पाकिस्तान पॉलिसीज पे बड़ी वाज़ेह थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रोल और पीस एफर्ट्स करेगा, मगर अब तक हुए नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये राइप मौका है कि इमरान खान साहब जैसी शख्सियत जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, उन्होंने इंसिस्ट भी किया है। मैंने भी आज रिक्वेस्ट की है कि प्रेसिडेंट साहब आएँ यमन से। तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात ईरान के साथ हैं। इसको ईरान के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर्स आ रहे हैं जो सैंक्शंस के, तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ क्रिटिकल, और 7-8 ममालिक को तो ये इजाज़त दे दी गई है कि वो तेल लेंगे, और उसके अंदर इंडिया भी है, तुर्की भी है, सब कुछ है। बड़ा सिग्निफिकेंट है ये, बड़ी सिग्निफिकेंट है। मैं डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, लेकिन जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान का रोल यमन के पीस प्रोसेस के अंदर और फिर जो स्ट्रेटेजिक है उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का रोल होगा क्या। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और सदर ममलिकत से गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से टूट रहा है। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान एक न्यूट्रल पोजीशन जो है वो बरकरार रख सकता है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अगर होता है तो उसके अंदर? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यमन के मामले में न्यूट्रल कहा है हमने, हमारे रेजोल्यूशन कह रहा है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, तो वो न्यूट्रल रोल है, और इस वजह से ज़्यादा है और अच्छा है कि हमारा ब्रादर मुल्क सऊदी अरब हमें ट्रस्ट करता है, हमारा ब्रादर मुल्क ईरान हमें ट्रस्ट करता है, और रीजन के एतबार से जो भी कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स के करीब हो, बिल्कुल मिला हुआ भी नहीं हो, यमन पाकिस्तान के बॉर्डर से डायरेक्टली करीब तो नहीं है, मगर ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर्स के करीब हों वो पाकिस्तान को ज़रूर असर करते हैं। सारा मिडल ईस्ट क्राइसिस में है, पाकिस्तान को असर करता है। सारा अफ्रीका तक आप चले जाएँ, लीबिया क्राइसिस में है, पाकिस्तान को असर करता है। पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ जाते हैं, और रेफ्यूजीज़ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस, और तुर्की इस वक्त 35 लाख रेफ्यूजीज़ हैं वहाँ पर शाम के। पाकिस्तान भी 35 लाख रेफ्यूजीज़ थे एट आर पीक जब अफगानिस्तान के थे। पाकिस्तान इतना बड़ा बर्डन उठाए हुए है, दुनिया भूल गई इस बात को कि 25 लाख रेफ्यूजीज़ आज भी हमारे यहाँ हैं, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन हैं यहाँ पर, उनका हमारी मईशत पर क्या असर है दुनिया क्राइसिस क्रिएट करके भूल गई। आज का फिगर ये है कि 4000 रेफ्यूजीज मेडिटेरेनियन में डूब कर मर गए। आपको वो बच्चे की तस्वीर याद है जो है? अच्छा, ये जुल्म है दुनिया के अंदर हैं, और दीवारें ऊंची कर कर और ये कहो कि जी जुल्म और सितम वहाँ होता रहे, हम अपना असलाह तुम्हारे लिए बेचते रहेंगे तुमको कि तुम एक दूसरे को मारते रहो, और जब तुम तंग आ जाओ, तुम्हारी पॉपुलेशन परेशान हो जाए, तो हम सिर्फ यही नहीं कि मदद नहीं करेंगे रेफ्यूजीज के एतबार से, अपनी दीवारें ऊंची करेंगे। पाकिस्तान 25 लाख रेफ्यूजीज, एंड आई डोंट थिंक एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इज टेकिंग इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो क्राइसिस हम हमेशा फेस करते रहे। आपने इजराइल के ऊपर भी स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी डिबेट भी हो रही है, पाकिस्तान को बात करनी चाहिए कि नहीं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इजराइल के साथ रवाबित रखे हुए हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं। तो आपने कहा कि शायद इजराइल के साथ हमें ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। आप मतलब फर्म ये हमारी पॉलिसी ये रहेगी या नहीं आपके ख्याल? देखिए, मेरा तो ख्याल है यही पॉलिसी है और यही पॉलिसी चलेगी। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मामले में बड़ी क्लियर कट पॉलिसी अख्तियार किए रखी है। 67 कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पास हुए, उसमें पाकिस्तान का उसी मौक़िफ़ पर आज तक है कि यरूशलेम जो है
वो सारे दोनों स्टेट्स का कॉमन कैपिटल होगा एक, एंड रिटर्न टू प्री 1967 बॉर्डर्स, ये हैं वो रेजोल्यूशन। पाकिस्तान हमेशा उसके फेवर में रहा है। तो मैं समझता हूँ फिलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डिबेट ना है, ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी कंसिडरेशन हो रही है कि जी इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी बदली जाए। इसराइल एक मुल्क है जिसने गजा के अंदर मुसलसल जुल्म हो रहा है, कैसे हम भूल सकते हैं यार। कश्मीर के अंदर मुसलसल जुल्म हो रहा है, कैसे हम भूल सकते हैं जो हालात हैं। बल्कि आज के कुछ थे कि किसी जगह पर फिर पैलेट गन से फायर किया गया और बच्चों को ज़ख्मी किया गया। तो दोनों जगहों पर कैफियत जो जुल्म मुसलमान पर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अनइमेजिनेबल है। सर अब हम आते हैं एहतसाब की तरफ, जिस पे आपने बहुत, आपकी गवर्नमेंट भी और आप लोगों ने खुद बड़ी इसके ऊपर बात की है। एक पार्लियामेंट के हिस्सा होने के तौर पे सदर गाइड करता है, आप उसका पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। नैब कवानीन में अभी तरमीम की भी बात हो रही है, आप समझते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए और एहतसाब सबका बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, जो कि हो रहा है या नहीं हो रहा? आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि एहतसाब कभी इस अंदाज से हुआ ही नहीं है ना, लिहाजा तकलीफ़ है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि मैंने नैब के बिल के अंदर तरमीम के लिए मैंने मूव किया था 2015 या 16 के अंदर, एक अमेंडमेंट मूव किया था। उसके बाद एक कमेटी बनी और वो कमेटी के अंदर मैं मौजूद नहीं था, मगर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी वो उसमें मौजूद थे और उसके अंदर भी उस बात को देखा जा रहा था। मैं ये समझता हूँ कि नैब की जो असलियत है कानून की, वो फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर वो असलियत नहीं जानी चाहिए। वो असलियत ये है कि बाकी क्राइम्स के अंदर ये होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अच्छा, आप गिल्टी प्रूव करने के लिए चाहे डीएनए भी ले आएँ, आई विटनेसेस ले आएँ, कैमरा ले आएँ, लोगों की गवाहियाँ ले लें, सब कुछ है ना। और उसके ऊपर सरकार ये कहती है कि साहब इसने जुर्म किया और डिफेंस ये कहता है कि जी साबित करो, ठीक है ना। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान का जो एहतसाब ऑर्डिनेंस है जो 2001 या 2 में लागू हुआ था, उसकी एक खूबसूरती है। वो पहले उस प्रिंसिपल को समझ लीजिए, फिर बाकी तरामीम आ जाएंगी। वो प्रिंसिपल ये है कि फाइनेंशियल क्राइम में, और दुनिया के अंदर अब वैसे ही कावानीन बन गए, स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट ऑफ 2010 एंड स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट नाम बदल गया 2016। अच्छा, और दुनिया के अंदर अब फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर ये होता है कि आपने ये पहना हुआ है, ठीक, मगर ये आया कहाँ से? ये आपका है, बिल्कुल। अब आप इसकी कीमत को आप अपनी इनकम से मैच कर लिए, ये है। यू प्रूव इट, आपके पास एसेट है, आप प्रूव करें कि जी मेरे पास एसेट, मेरे पास जायज़ ज़राए आमदनी थी, लिहाजा मैंने खरीदा। तो ये प्रिंसिपल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत साबित करे कि जी इसने यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, इससे रिश्वत ली, क्योंकि रिश्वत देने वाला भी कोई रसीद नहीं रखता, ना लेता है। तो लिहाजा नैब का ये उसूल फाइनल है, ये बात समझ लीजिए। फाइनेंशियल क्राइम्स के इसके अलावा नहीं हो सकता। दुनिया ने अडॉप्ट किया हुआ है अपनी वेल्थ। लेकिन आप कह रहे हैं लेकुनाज है इसके अंदर, नैब नहीं, लेकुनाज जो कि खुद आपने भी तजवीज़ किया कि इसके अंदर लेकुनाज, मैं जिस चीज़ को हैंडल कर रहा था वो नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट थी, उसको मैं हैंडल कर रहा था अपनी तरमीम के अंदर। और ये प्ली बार्गेन मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैंने प्ली बार्गेन के खिलाफ बात की थी कि देखो इसके अंदर करप्शन होता है। यानी करप्शन ये कि जो मैं प्ली बार्गेन के एतबार से मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ ना, कुछ मैंने ले लिए हैं और प्ली बार्गेन कराकर उसको माफ़ करा दिया, तो वो करप्शन का रास्ता खुलता था। तो इन दो चीज़ों को अमेंड करने की बात की थी, मगर नैब का कानून अच्छा। अब आ जाइए आपकी ये कंट्रोवर्सी कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मगर मैंने तो जो अखबार में पढ़ता हूँ तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी मामला चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जिनके ऊपर भी एलिगेशन चल रही हैं। ये बात है मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम कि नैब को हमारी हुकूमत के अंदर जो ये है, क्योंकि मैं सदर तो हूँ ना, तो हुकूमत तो मेरी ही है इस माना करके, हमारी हुकूमत के अंदर ये जो नैब को साबित करना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट पार्शियल। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ की जंग जो है ना, वो जब तक इम्पार्शियल एहतसाब नहीं होगा तो वो जंग लड़ी नहीं जा सकती। आपको लग रहा है कि वो इम्पार्शियल है नैब इस वक्त? जो जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी तो नैब ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वाला जो किस्सा पकड़ा था ना, वही चल रहा है ना, उसी के ऊपर ज़्यादा शोर है। फिर दूसरा ये कि कुछ और दूसरी पार्टीज़ के हवाले से भी बात चली है जो हुकूमत में नहीं है। असल में करप्शन का मामला हुकूमत से रिलेटेड होता है, यानी
खुदा ना खास्ता इस हुकूमत के अंदर कोई लोग करप्ट होंगे तो इनका एहतसाब होगा, मगर ये जो पिछली हुकूमतें हैं उसमें पीटीआई तो नहीं रही ना। अब पीटीआई को ज़बरदस्ती आप एहतसाब के खड़े कटहरे में खड़ा कर दें तो यही हो सकता है कि भाई तो आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया वो कर लें, या आरिफ अलवी गए थे कहाँ स्कर्दू 50 लाख का नाश्ता किया वो ले आए। इन चीज़ों से तहकीकात तो कर सकते हैं, मगर असल जो मनी मेकिंग होती है वो हुकूमत में होती है। तो पीटीआई अब सिर्फ इंसाफ के लिए पीटीआई के लोगों को भी खड़ा कर दें तो टाइम लगेगा। अगर पीटीआई के किसी ने खुदा ना खास्ता कोई करप्शन किया तो वो भी आएंगे, फिलहाल तो हुकूमत में नहीं थे। बिला तफरीक इंसाफ जो है या एहतसाब जो है वो उसके होना चाहिए और ये उसूल पक्का है। नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। आप जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त कह रही है ना कि नहीं हो रहा उनके साथ, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि जो पार्टीज हुकूमत में रही हैं उन्हीं का होगा ना, यानी मैं प्राइवेट सेक्टर में क्या करप्शन कर सकता हूँ। सही। हम बात कर रहे हैं सदर मुमलिकत से, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद नेशनल एक्शन प्लान और जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे सदर मुमलिकत से। इस मामले के ऊपर हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में है डॉक्टर साहब, और एक एक्सट्रीमिज़म है जो कि, और आपने देखा हाल ही में एक कोर्ट का फ़ैसला आया और बहुत ही फ़क़ीदुल मिसाल फ़ैसला था। उसके बाद की आपने सूरत हाल देखी आसिया बीबी के मामले के ऊपर। हम नेशनल एक्शन प्लान को बिल्कुल हमने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा, यानी प्रायोरिटी है ही नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि जिस हद तक बढ़ गई एक्सट्रीमिज़म, क्या करना चाहिए? मैं आपसे अर्ज़ करूं उस पर मैं 1 मिनट बाद आता हूं। मैं आपकी जो आपने 100 दिन की बात की और मईशत की बात की, मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान इज़ एट द जंपिंग बोर्ड ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी गिलगित हुंजा में गया ना, तो वहाँ पर आप जानती हैं कितना खूबसूरत है। अताबाद लेक बनने के बाद तो और भी खूबसूरत हो गया कैफियत। वहाँ पर जनाब 4-5 साल पहले 15,000 टूरिस्ट आते थे पाकिस्तान से भर से, इस साल 25 लाख आए। तो सिक्योरिटी के साथ सिर्फ टूरिज्म तो डेवलप होगा ही होगा, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगा। एक ज़माना वो था, और आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, एक ज़माना वो था कि जो इन्वेस्टर था, जो एफडीआई लेकर आ रहा था पाकिस्तान में, वो दुबई बुलाता था मीटिंग के लिए। वो इसके लिए तैयार नहीं था कि वो पाकिस्तान आए, तो दुबई में बुलाकर मीटिंग, लिहाजा क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता था। तो वो मैं समझता हूँ कि हम एक काउंटर नैरेटिव करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और नेशनल एक्शन प्लान एंड क्रेडिट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि मामला काबू में आ गया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंक्लूडिंग कराची, बिल्कुल द होल ऑफ पाकिस्तान, दहशतगर्दी से काफी मतलब खत्म तकरीबन हो गई है। लेकिन अब ये एक्सट्रीमिज्म जो है, अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसके अंदर देखिए, मैं उसके ऊपर फैसले पर और उन चीज़ों पर राय देने से गुरेज करूंगा, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे और आपको और हमेशा ये तकलीफ़ होती है कि जब प्राइवेट लोगों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचे। यानी मैं एक क्लिप्स में देख रहा था कि मोटरसाइकिल पर गरीब, वो मोटरसाइकिल वाला कितना रईस होगा यार, है ना, उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर मोटरसाइकिल डालकर उसको आग लगाई जाए। ये मामला जो था ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मुआहदा होना चाहिए था कि नहीं, जो कि हुआ है। देखिए, मायदा तो इस उम्मीद पर किया जाता है कि क्राइसिस को कम किया जाए और आगे इस मामले को ले जाया जाए। और मायदा बजाय इसके कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी एक्शन के अंदर कोई जाने ज़ाय होती तो और मुश्किल हो जाता, यानी ये मुश्किल से मुश्किल तर कैफियत बनती चली जाती है। प्रोटेस्ट के अंदर मैंने पत्थर बड़े मारे है ना मगर पत्थर इसी पुलिस मुकाबले के अंदर मारे, कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के एतबार से शायद ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये बात मैं कह रहा था। दूसरे ये कि जो एक्सट्रीमिज़म है ना रवैये में और ओपिनियन में, ये पाकिस्तान के लिए एक अड़ास है, ये रुकावट बनता है। एक मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करने वाला है, जाने वाला है। क्यों? क्योंकि करप्शन के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई और अच्छे फैसले विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर मेरा इंटरेस्ट हो किसी चीज़ के अंदर तो फैसले की खराबी का इम्कान है। विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट, इमरान खान साहब का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दुनिया में, किसी प्रेशर में वो नहीं आएंगे। वो हमेशा ये कहते रहे और हम ये कहते रहे, और आपका सवाल नहीं है तो मैं बात को लाता हूँ कि जी आप तो कहते थे हम यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, मगर जब सांस मुल्क ना ले सके तो लिहाजा
आपको ये करना पड़ेगा, अपने अपने जो ख्यालात थे उनको तब्दील करना पड़ेगा। हमें तो ये अंदाज़ा नहीं था। कहा जाता है कि यू टर्न लिया है उस पर कि जी अब इमदाद पाकिस्तान वज़ीर आज़म लेने जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये टर्न्स लेना बेइंतहा ज़रूरी है। वो अहमकाना हरकत होगी कि आदमी के पास हो मजबूरी कि यही करना है, कोई चारा नहीं, और वो कहेगी क्योंकि मैंने पहले ये कह दिया था एक टॉक शो में ये किसी जगह मैं ये नहीं करूँगा, लिहाजा मेरे घर को आग लग जाए मगर मैं ये नहीं करूँगा। तो नहीं, आई थिंक इट इज़ वाइज के एक नॉलेजेबल फैसला किया गया और वो कर लिया गया। तो लिहाजा एक्सट्रीम्स के एतबार से एक नया नैरेटिव के ऊपर सर देखिए, जैसे एक इशू है, और मैं तो मेरे ही टॉक शो पे आपने एक दफ़ा बहुत ही खूबसूरत बात की जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चल भी रही है कि अक़लियतों को ख्याल रखना वो तो इस्लामी रियासत का फैसला है, इस्लामी रियासत का मनसब है, उसको करना चाहिए, उसको इस्लामी रियासत पर फ़र्ज़ बनता है, यानी फ़र्ज़ बनता है, उसके फ़राइज़ में बहुत कुछ है, मगर ये कि अक़लियतों के ऊपर अक़लियत के एतबार से कोई जुल्म हो तो ये इस्लामी रियासत तो गवारा नहीं कर सकती। तो और इसमें सदर आप समझते हैं इस पे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ आपकी तो बड़ी रिसर्च भी है इसके ऊपर। हाँ, मेरी वो एक तो वो आपको याद होगा कि जो मैंने आपके टॉक शो में बात की थी और उसके बाद और इत्तेफाक से हुई थी, वो मैं इतना तैयारी कर आया था, मैं पुराना कोई काम था, मेरी रिसर्च थी, उसके एतबार से ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोहम्मद कोविनेंट कहलाता है क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर कि मोहम्मद कोविनेंट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कोविनेंट ये था कि और लिखी हुई तहरीर के ऊपर उनके दस्तखत मौजूद हैं और सहराए सीना के अंदर सेंट कैथरीन्स चर्च है, वहाँ पर यह है कि जी मुसलमान रियासतों के अंदर मसीही बरादरी के साथ ये मेरा वादा है और ता क़यामत है। अच्छा, ये भी उसके अंदर इफ्स एंड बट्स कोई नहीं है, ये मेरा वादा है और ता क़यामत, लिहाजा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवीनेंट कहलाता है कि ये वादा है, अहदनामा है। अहदनामे मोहम्मद के नाम से भी वो मशहूर है मिडीवल टाइम्स के अंदर। उस अहदनामे के अंदर कि जी चर्च की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी सेफ रहेगी मुसलमान रियासत के अंदर, चर्च के अंदर की चीज़ें सेफ रहेंगी, चर्च की एरारकी को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चर्च के अंदर जो पोप है या जो भी उनकी एरारकी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती शादियाँ नहीं करेंगे हैं, और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है और वो आज भी है। और ये मायदा रियासत के साथ नहीं था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज उसमें तहरीर हैं वो ये था कि ये मेरी उम्मत का वादा है ता क़यामत, यानी उसके अंदर बीच में भी नहीं, के ऊपर भी जो है वो इम्प्लाई करते हैं, ये मेरी उम्मत के साथ, यानी मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत का ये वादा है ता क़यामत। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो सिम्बॉलिक है वो सारी अक़लियतों के साथ है। अच्छा, अब जब वो सिम्बॉलिज़म है तो मगर अक़लियत के अंदर मैं अक़लियत तो नहीं समझता, मगर मैं समझता हूँ एक तबका ऐसा है जिसके मामलात को मैं लेकर आज भी चल रहा हूँ और वह है औरत और औरत की विरासत और औरत के लिए जो पब्लिक स्पेस कम हो रही है। बहुत अहम बात आपसे कर रहा हूँ और वो ये बात है कि मैंने जितना भी सारे में देखा, मुझे अंदाज़ा ये है कि औरत को विरासत के पाकिस्तान के अंदर 80 या 85% घरानों में उसको विरासत नहीं मिलती और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अगर बाप वफात पा गया तो अब वो औरत जो है वो अपने भाई को वो गिफ्ट कर देगी या विरासत क्लेम नहीं करेगी, और यही माशरे के अंदर, ये इस्लाम नहीं है। अच्छा, और ये इस्लाम नहीं है कि सूरह निसा के अंदर बड़ी वजाहत के साथ, जितनी वजाहत के साथ शायद कोई और चीज़ इस्लामी क़वानीन में नहीं ज़ाहिर हुई, इसमें बड़ी वजाहत है। फ्रैक्शंस आर गिवन, और उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, बड़ी अहम बात, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो इसकी पाबंदी नहीं करेगा वो अबदी जहन्नुमी है। अबदी जहन्नुमी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वो इस्लामी रियासत पाकिस्तान जिसका मैं सदर हूँ उसके अंदर यानी अगर 85% घरानों के अंदर माफ़ करा लिया जाता है, इसका मतलब पाबंदी तो नहीं की ना आपने। यानी माफ़ करना कोई अच्छा फेल नहीं है, माफ़ करवा लेना, उसको विरासत देने का जब कुरान ने कह दिया तो उसको इसके ऊपर आप सजेस्ट करेंगे कि कानून साजी, इसके ऊपर कानून साजी हो रही है। मेरी मिनिस्टर ऑफ लॉ से भी बात हुई है, फरोज़ नसीम साहब, और उसके अंदर ये तय पा रहा है कि एक बिल लाने की नीयत है। उस बिल के अंदर यह है कि जैसे ही किसी का इंतकाल हो तो बेफॉर्म की बुनियाद पर उसके औलाद के नाम फ़ौरन इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट मिल जाए। और दूसरी तजवीज़ जो मैं उसके बाद देने वाला हूँ वो ये कि 1 साल तक गिफ्ट नहीं हो सकता, बेच दे औरत
ठीक ठीक, मगर गिफ्ट नहीं हो सकता, ताकि उसके पोजेशन में चीज तो आने दो, बिल्कुल बिल्कुल, उसका ओपिनियन तो बनने दो, उसके पोजेशन में आने से पहले ही वो गायब कर जाएं, तो ये नाइंसाफी है। तो एक बेचना चाहे तो बेचने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। नाजरीन, बहुत अहम बातें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, और जाहिर है कि ये वो ऑफिस है जहाँ से सारी डायरेक्शन रियासत को और रियासत के मामलात को और पार्लिमान को जाती है, और ये पार्लिमान का हिस्सा है ये ऑफिस। सो आने वाले वक्तों में ये ऑफिस कितना गाइड करता है लेजिस्लेशन के बारे में और पाकिस्तान की मुमलिकत को चलाने के बारे में, गो के कहा जाता है कि ये बिल्कुल ए पोलिटिकल है, और है भी ए पोलिटिकल, लेकिन कितना अहम किरदार होगा ये डॉक्टर साहब ने तय करना है, जो कि सदर मुमलिकत है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।